नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगीर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाएंगे। वो आज गिर नेशनल पार्क की सफारी करेंगे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सासनगीर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाएंगे। आज गिर नेशनल पार्क की सफारी करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद सासन और सफारी का यह पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम है। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में जगह दिलाई थी। सफारी के बाद वो सासन के सिंह सदन में वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कुल 47 सदस्य हैं। इनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, एनजीओ, वन सचिव आदि शामिल हैं। इसके बाद वो सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहां पर दर्शन करने के बाद पीएम मोदी राजकोट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दरअसल एशियाई शेरों के एकमात्र घर सासन गिर के विकास के लिए गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने बड़े फैसले लिए थे, जिसकी वजह से आज देश विदेश से लाखों पर्यटक सासन गिर में शेर देखने के लिए आते हैं। वर्तमान में गुजरात के 9 जिलों के 53 तालुक में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की आबादी है। तो गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। एशियाई शेरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज दिखेंगे और गुजरात के सासनगीर में वह विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद सासन और सफारी का यह पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम है। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में जगह दिलाई थी और सफारी के बाद वो सासन के सिंह सदन में ही वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे और एक बैठक करेंगे जिसमें कई लोग शामिल होंगे। फिर वो सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद राजकोट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां नीतीश सरकार आज बिहार विधानसभा में अपना आखिरी बजट पेश करने जा रहा है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार का फोकस नौकरी, रोजगार, महिला और किसानों पर होगा। पिछले साल 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इस साल का बजट 3,10,00,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस बार के बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। उन्हें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का यह बजट न केवल राज्य के विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी चुनावी परिणामों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इस बजट से क्या उम्मीदें हो सकती हैं और इसके अंदर कौन से प्रमुख निर्णय हो सकते हैं, वह देखने वाली बात है। और इस साल का बजट कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ही अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और पिछले साल तकरीबन 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और इस साल का बजट 3,10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस बार के बजट पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। उन्हें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें भी हैं, क्योंकि यह आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेश हो रहा है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का यह बजट न केवल राज्य की विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि आगामी चुनावी परिणामों पर भी इसका प्रभाव होगा। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, तो देखिए, अब वैसे भी बहुत कम समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उसके पहले का यह बजट सत्र और बजट पेश होने की बात, ऐसे में बिहार के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से और इस बजट में उनके लिए क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? कैसा है पूरा माहौल? देखिए कुणाल, आज वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो है आज पेश करेंगे बजट का। यह बजट 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश होने का अनुमान है। इस बजट में खासकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई पर फोकस रहेगा। इस बजट में जल कल्याणी योजनाओं को मिल सकता है प्राथमिकता और ये पिछले साल की तुलना बड़ा बजट का आकार है। इस बजट में जो है राज्य सरकार के लिए रोजगार सबसे बड़ी चुनौती जो बनी है रोजगार उपलब्ध कराना, तो इस पर खासकर ध्यान रखा जाएगा।
और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार से लेके गांव में जितने भी योजनाएं चल रही है उन सब के मध्य में भी पैसा दिया जा सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा फोकस रहते हैं, तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि पुलिस को अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी अतिरिक्त राशि धन दिया जा सकता है। अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चुनावी साल में बिहार सरकार के नए लोक कल्याणी योजनाओं पर भरा पड़ा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी आज बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार आज बजट पेश करेगी। तो यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज साय सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। वो पिछले साल की तरह इस बार भी डिजिटल माध्यम से टैबलेट से बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ के तीसरे वित्त मंत्री चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को पेपरलेस बजट सदन में प्रस्तुत किया था, जिसे लेकर तत्कालीन सीएम ने सवाल खड़े किए थे। बाद में बीजेपी के सीनियर मंत्रियों की ओर से चौधरी के बचाव में आने पर मामला किसी तरह से शांत हुआ था। पिछला बजट 1,47,500 करोड़ रुपए का था, जिसमें पीएम मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का वादा किया गया था। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में वहां पर भी बजट पेश किया जाएगा। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज डिजिटल बजट पेश करेंगे, यानी कि पेपरलेस बजट इसे कहा जाता है। और इसको लेकर तमाम पिछले साल सवाल भी उठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौधरी के बचाव में आई थी और उसके बाद यह मामला शांत हो गया था। पिछले बार की यदि बजट की राशि की बात करें तो 1,47,500 करोड़ रुपए की राशि का बजट था और पीएम मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का इसमें वादा किया गया था। और आज फिर एक बार इस वित्त वर्ष यानी 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी अब बजट सत्र और बजट की पेशी होगी। अब वहां पर लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि जिस तरह से 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटीज का उल्लेख किया गया था, ऐसे में लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से? देखिए, यहाँ हम दर्शकों को साफ तौर पर एक चीज बता दें कि ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, वो बतौर वित्त मंत्री दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। पेपरलेस बजट होगा। 12:30 बजे इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब लिंक से विधानसभा में पहली बार होने वाला है। और दूसरा, आधुनिकीकरण की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। और साफ तौर पे ये भी जाहिर किया गया है कि अब पेपर की ज्यादा से ज्यादा बचत की जाएगी, डिजिटल होगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये दिखने लगेगा। ये बजट हालांकि 1,47,000 करोड़ से ऊपर का रहेगा, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना बयान दिया था, जिसको हमने एपीएन के माध्यम से दर्शकों को दिखाया भी था, कि साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जनता के हित वाला बजट होगा और सुख सुविधा देने वाला होगा। हालांकि 2047 का जो रोड मैप मोदी जी ने तैयार किया है और विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उसके मद्देनजर इस बजट में बहुत सी चीजें देखने वाली होंगी। इस प्रकार की अनुमान लोगों के बीच में चल रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कही है, उसको भी अमली जामा पहनाने का बजट ये होगा। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानमंडल से जुड़ी हुई, जहां वहां पर बजट सत्र की शुरुआत आज होने जा रही है। सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। तो यह बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानमंडल से जुड़ी हुई, जहां आज से बजट सत्र का आगाज होगा और इस बार भी सत्र के हंगामेदार रहने के भरपूर आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दरार की खबरें हैं, तो वहीं विपक्ष और उनके आरोपों में घिरे मंत्री यानी धनंजय मुंडे और माणिकराव कोकाटे को लेकर सरकार को घेरने की भी विपक्ष कोशिश करेगा।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। इसी दिन फडणवीस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। यह महायुति सरकार का पहला पूर्ण सत्र होगा, क्योंकि नागपुर में शीतकालीन सत्र में मंत्रियों को शपथ दिलाए बिना इसे आयोजित किया गया था। फडणवीस ने हाल ही में जालना में 900 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना की जांच शुरू की है, जिसमें शिंदे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू में वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बताकर इसे रद्द कर दिया गया था। तो महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है और यह उम्मीद की जा रही है कि सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बजट सत्र के दौरान खूब घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो शीत युद्ध की खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर के भी विपक्ष काफ़ी चुटकी लेने के अंदाज में नज़र आ रहा है। और खासकर आरोपों में घिरे दो जो मंत्री हैं, धनंजय मुंडे और माणिक राव कोकाटे, उनको लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का आज से बजट सत्र शुरू होने वाला है और इसमें लोगों के लिए 10 मार्च को हालांकि बजट भी पेश किया जाएगा, जिस दिन फडणवीस सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ चुके हैं। सरबजीत, तो देखिए इस बजट सत्र का आगाज हो चुका है महाराष्ट्र विधानमंडल का। ऐसे में खैर बजट तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले क्या हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के मूड में नजर आता रहता है। ऐसे में दो मंत्री धनंजय मुंडे और माणिक राव कोकाटे को लेकर, और दूसरा जो ये कोल्ड वॉर एक नया टर्म कॉइन हो गया है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच, क्या इसको लेकर के भी उन्हें घेरने की कोशिश होगी? जी, जिस तरह से आज 3 मार्च से विधानसभा सत्र का शुरुआत हो चुका है, पहला दिन है। पहले दिन ही विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहेगा। पुणे में जो महिला के साथ बलात्कार का मामला हुआ था, जिस पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मामले पर भी जो है विपक्ष हंगामेदार रहेगा। वहीं दो एनसीपी के जो 2 मंत्री हैं, उनका इस्तीफे का मांग को लेकर भी लगातार पहले से ही चर्चाएं शुरू हैं। आज विधानसभा सत्र के जो सीढ़ियों पे बैठकर विपक्ष पूरी तरह से उनके आरोपों उनके इस्तीफे की बात करेगा, क्योंकि एक धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर भी लगातार मांग की गई है और वहीं माणिक राव कोकाटे जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उनका इस्तीफा की मांग की गई है। तो इस पे विपक्ष पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा और आज पहले दिन ही किसानों का मुद्दा से लेकर महंगाई को लेकर और कर्ज माफी को लेकर कई ऐसे मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर है, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी में अंदरूनी हलचल बनी हुई है। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज सभी को चौंकाते हुए भतीजे आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटाने का ऐलान कर दिया है। मायावती के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीएसपी से जुड़ी हुई, जहां अंदरूनी हलचल काफ़ी तेज़ है और एक बार फिर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी प्रमुख पदों से हटा दिया है। और उसके बाद इस मौके का लाभ उठाते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दे दी है। मायावती की ओर से भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया जा चुका है और इसके कुछ ही घंटों के बाद ही पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज ने बीएसपी पार्टी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस में शामिल होने का अनुरोध किया। उदित राज ने रविवार को जारी अपने बयान में मायावती की आलोचना करते हुए दावा किया है कि उनके कार्यों से उनकी अपनी ही पार्टी का पतन होता जा रहा है। तो मायावती के फैसले के बाद एक सियासी बाण चलाए जा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उदित राज ने मायावती के फैसले के बाद अपना दांव खेल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर पार्टी की इंस्टेबिलिटी को देखते हुए यह आश्वासन दे दिया है और यह आग्रह किया है तमाम बीएसपी के कार्यकर्ताओं से कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, और यह अनुरोध करते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि मायावती के अपने कार्यों से ही उनकी पार्टी का पतन हो रहा है और ऐसे में जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि वह कांग्रेस का दामन थाम ले। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएसपी में अंदरूनी हलचल बनी हुई है और आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटाने का फैसला मायावती ने कर लिया है। और उसके बाद से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या बहुजन समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है।
और इसी मौके का लाभ उठाते हुए उदित राज ने भी साफ कर दिया है कि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वह कांग्रेस में शामिल हो जाएं, क्योंकि मायावती अपने ही कार्यों से अपनी पार्टी का पतन कर रही हैं। तो सुर्खियों में बनी यह खबर, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से सभी प्रमुख पदों से विरमित कर दिया है। वहीं इस बीच अब बात करेंगे चीन के पास सीमांत जिले चमोली की, जहां चमोली हादसा में रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चीन सीमा पर माणा के पास से, जहां शुक्रवार को हिमस्खलन की चपेट में आए सभी लोगों को ढूंढ लिया गया है, जिनमें से 46 लोग सुरक्षित हैं, जबकि 8 लोगों की जान चली गई है। रविवार को लापता सभी 4 श्रमिकों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए हैं, जबकि 4 श्रमिकों के शव शनिवार को बरामद हो गए थे। वहीं रविवार को एक अन्य घायल को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि एक घायल श्रमिक शनिवार को रेफर किया गया था। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चमोली हादसा में अंततः रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। लापता चारों श्रमिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं और इसके साथ ही 3 दिनों से चला आ रहा रेस्क्यू अभियान समाप्त हो गया। माणा के पास शुक्रवार तड़के भारी हिमस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में बीआरओ के 54 श्रमिक आ गए थे। आईटीबीपी और सेना के जवानों ने शुक्रवार सुबह रेस्क्यू अभियान शुरू किया था। पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया था। शनिवार को रेस्क्यू अभियान में एनडीआरएफ भी शामिल हुई थी। शनिवार तक रेस्क्यू टीमों ने 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि 4 श्रमिकों के शव बरामद हुए थे। उसके बाद लापता चल रहे 4 अन्य श्रमिकों की खोजबीन के लिए रविवार को फिर तीनों रेस्क्यू टीमों ने सर्च अभियान चलाया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संदीप, तो आखिरकार यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही कई सवाल और दुखद खबर कि 8 श्रमिकों की जान नहीं बचाई जा सकी। बहुत मुश्किल रहा यह पूरा ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन को कैसे कंप्लीट किया गया, अभी की क्या स्टेटस है, घायलों की क्या हालत है, पूरी खबर के बारे में लेटेस्ट अपडेट। जी बता दें, लगातार ये 28 फरवरी की ये घटना है, जब माणा में अवनाश आने की वजह से 54 जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे बीआरओ के, वो उसमें फंस गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति जो फोर्स थे, आर्मी के जवान थे, आरडीबी के जवान थे, लगातार वहाँ पर काम कर रहे थे। उनकी कड़ी मशक्कत के बाद 46 लोगों को सकुशल बचाया गया और 8 लोगों की इस दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। कहीं न कहीं विपरीत मौसम होने के बावजूद भी लगातार जिस प्रकार से आर्मी और आरडीपी के जवानों ने और एनडीआरएफ के जवानों ने उस विपरीत मौसम में 5 से 6 फीट बर्फ में ये काम, इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि इतने विषम उस मौसम होने के बावजूद भी 46 को रेस्क्यू करना, सकुशल रेस्क्यू करना बहुत बड़ी बात है। दुर्घटनावश 8 लोगों की इसमें मौत हो गई और जो 46 लोग सकुशल बचे हैं, उनमें से 2 का इलाज जो गंभीर रूप से घायल थे, उनका एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। वहीं अब बात करेंगे यूपी के मऊ की, जहां वहां पर अब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के मऊ पूर्वांचल की सुप्रसिद्ध मंदिर शीतला माता के धाम में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने आधी रात को मंदिर में घुसकर माता शीतला के मुकुट सहित धातु की कई मूर्तियों को चुराकर वह फरार हो गए। शीतला माता धाम मंदिर में चोरी की घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिली और उसके बाद मंदिर के पुजारी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कोतवाली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और अब बात करेंगे गाजियाबाद के एक बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी की, जहां महाकुंभ से त्रिवेणी से गंगा जल लाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर इसे सौंपा गया है। कारोबारी धर्मेंद्र त्यागी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय जाने से पहले वह लोग राजघाट गए थे। धर्मेंद्र ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर टिप्पणी की थी उससे वह नाराज थे। धर्मेंद्र त्यागी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर जो कहा था, इससे क्या रोजगार मिलेगा, इस बयान से वह आहत थे। इसलिए वह और उनके साथी सतीश शर्मा त्रिवेणी से जल लाकर 1 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उसे सौंपा और उनसे अपील की कि जल व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दे दें और उनकी तरफ से अपील करें कि वह इससे स्नान करें। धर्मेंद्र त्यागी के मुताबिक इससे स्नान करने से दोनों का मन और उनके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।